हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है रिक्सिया की बॉडी में। रिक्सिया हमारा पहले टाइप का ब्रायोफाइट है जो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप इससे पहले के 2 लेक्चर वीडियोस आपने देख लिया होगा जो यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल कराया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि यूनिट फर्स्ट से है, तो उनको देखना मत भूलिएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। आइए आज के इस क्लास में देखेंगे कि रिक्सिया जो है उसकी एनाटॉमी कैसी है, भाई उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई उसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कैसा है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी क्या होता है बच्चों? मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी ढांचा, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में कैसा है। और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर से उसकी बॉडी में किस टाइप का सेल है, कैसा टिश्यू है, क्या काम है, कहाँ लोकेटेड है, ये चीजें हम देखेंगे। तो ये चीजें हैं जो हमें आज लेक्चर 3 में यूनिट फर्स्ट के अंदर हमें देखना है। आई होप आपने जो इससे पहले के वीडियोस है वो देखे होंगे जिसमें हमने बात की थी कि एक ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है ना, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सोर्सेस हैं, क्या क्या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। रिक्सिया, ठीक है। तो रिक्सिया जो होता है बच्चों इतनी छोटे छोटे होते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है बच्चों की जो ब्रायोफाइट्स है इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, इतने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये। अब इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, देख पाना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि अगर आप इनको बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये प्लांट्स हैं क्या। तो ये प्लांट्स आप देखेंगे ना कि ज्यादातर मिट्टी के अंदर बिछे हुए रहते हैं। जैसे अगर हाइयर प्लांट से बात करें तो एक पत्ती टूटकर नीचे गिर जाती है तो बिछ जाती है ना जमीन पर, बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रक्चर होते हैं रिक्सिया। एकदम पत्ती जैसे ही है, लीफ जैसा ही इनकी पूरी बॉडी में आपको दिखेगा और ये पूरी तरह से फ्लैट होते हैं, मिट्टी के ऊपर बिछे हुए रहते हैं, सबस्ट्रेटम से एकदम अटैच्ड है। सबस्ट्रेटम यानी कि बेस जिसके ऊपर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके डिवीजन की तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ही आएंगे भैया। अगर हम बात करें क्लास की तो हेपाटिकोप्सिडा के अंदर आते हैं जो कि इनका सब क्लासिफिकेशन है। साथ में ऑर्डर इनका है मार्केसियल्स और फैमिली है इनकी रिक्सिएसी। ठीक, आइए रिक्सिया का सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। जो भी इससे पहले मेरी क्लासेस किए होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में उन्हें इन सारे टर्म्स के मीनिंग पता होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी बताते चल रही हूँ मैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी ढांचा, देखने में कैसा है प्लांट। अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, मैंने बताया था कि इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर ये 2 स्टेजेस आते हैं और इन्हीं स्टेजेस के अंदर एक स्टेज को गैमेटोफाइट बोलते हैं और एक स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है इनकी थैलॉइड है, यानी कि थैलस जैसी बॉडी है। थैलस बॉडी उसको कहते हैं बच्चों जिसमें ना तो प्रॉपर रूट, ना प्रॉपर स्टेम, ना प्रॉपर लीफ होता है। तो थैलॉइड बॉडी है, प्रोस्टेट है यानी बिछी हुई है बॉडी। अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर को तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर है जो मिट्टी के ऊपर बिछे हुए पाए जाते हैं, प्रोस्टेट बॉडी कहते हैं ऐसे बॉडीज को, समझ रहे हैं। साथ ही साथ बॉडी देखने में लीनियर पतली सी हो सकती है, रिबन शेप की हो सकती है या फ्लैट चिपटे स्ट्रक्चर्स जैसे भी ये पाए जा सकते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। डाइकोटोमस, डाई का मतलब होता है बच्चों 2, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ये सारे टर्म्स को भी जानते रहा करो। ठीक, तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग आप अगर देखें इनका डायग्राम, थोड़ा सा इसको जूम इन करके हम देखेंगे तो ये जो रिक्सिया है ना, ये देखिए आपको जगह जगह पे दिख रहा होगा कि ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो 2-2 हिस्से में बढ़ते चल रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रांचिंग होना। आगे चल के इनकी बॉडी ब्रांच होती जा रही है, डिवाइड होने जा रही है। पूरी तरह से डिवीजन नहीं है लेकिन आधे अधूरे तरीके से डिवाइडेड दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके पास यहाँ पे डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, मतलब एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, फिर ये डिवाइड हो रहा है तो एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर। तो आगे आप देख रहे हैं वापस से बॉडी में 2 डिवीजन है, देखिए एक इधर एक इधर, तो ये ब्रांच होते जा रहे हैं। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि भाई ये डाइकोटोमस ब्रांच्ड है, 2-2 ब्रांचेस में बढ़ते जा रही है बॉडी। ठीक है, चलो इसको जूम इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो डाइकोटोमस ब्रांच है। कलर की बात करें तो देख पा रहे होंगे इमेज में हल्के ग्रीन कलर से लेकर डार्क ग्रीन कलर के भी होते हैं। थैलस जो है यानी इनकी जो बॉडी है, देखो जब तक हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, मतलब यानी कि जब तक हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, हमें दिमाग में रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी है बच्चों, ये बड़ी स्टिफ है, और स्टिफ होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो थैलस जैसी है, ना रूट स्टेम ना लीफ प्रॉपर समझ आता है, तो ये ऐसी बॉडी को हम हमेशा थैलस बोलेंगे, और ब्रायोफाइट्स के लिए हम हमेशा यही नाम यूज करते हैं। थैलस काफी थिक है, मोटी है मिडल में, और आगे चल के देखा जाए तो किनारों की तरफ पतली होती जाती है। मार्जिन जो है इनका, जो ये किनारा है यहाँ पे पतले होते हैं, बीच में यहाँ वाले रीजन में अगर बात करें तो ये मोटे ज्यादा होते हैं, थिकनेस ज्यादा होती है। एपिकल नॉच जो है यानी कि एपेक्स पे टॉप पोर्शन, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एपेक्स की बात की थी, तो जो एपिकल नॉच है यानी टॉप पोर्शन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ थैलस, थैलस के एकदम किनारे के पास में ये एपेक्स पाए जाते हैं। इन टिप्स को हम क्या बोलते हैं, इस सबको एपेक्स बोलते हैं। ये एपेक्स है, ये एपेक्स है, ये सारा एपेक्स है। समझ में आया बच्चों? तो ये टिप पोर्शन को हम एपेक्स बोलते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब एपेक्स है। तो ये हमेशा एकदम किनारे पे है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है यानी कि पहली जो प्लांट बॉडी है उसके दो सरफेस होते हैं। दो सरफेस कौन कौन से? एक होगा डॉर्सल, एक होगा वेंट्रल। डॉर्सल वाला वो पोर्शन है जो आपको मिट्टी के ऊपर दिखता है, और वेंट्रल वो है जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में। इसके पीछे भी तो एक पोर्शन है ना? अगर हमें, मैं आप लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये एक पोर्शन है, तो ये भी तो एक पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वेंट्रल कहते हैं, अगले पोर्शन को, और पिछले पोर्शन को डॉर्सल कहते हैं। अब यही बॉडी अगर बिछी हुई है तो जो ऊपर होगी वो डॉर्सल हो जाएगी, और निचला पोर्शन जो है वो वेंट्रल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि इनकी बॉडी में भी एक डॉर्सल है और वेंट्रल है। सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सल यानी कि ऊपर सरफेस के, जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं है, जो हमें दिखता है जो सरफेस ऊपर की तरफ, वो डॉर्सल है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक लॉन्गिट्यूडनल, एक पतली सी बीच में लाइन जाती है, डिप्रेशन है जो कि प्रेजेंट होता है। डिप्रेशन यानी कि एक कह सकते हैं बंटवारा, एक डिवीजन देखने को मिलता है डॉर्सल सरफेस पे। यही ये वो सरफेस है डॉर्सल सरफेस जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम। इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर बताया था। प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको जरूर से जरूर देख लेंगे अच्छे से, ठीक है? तो इनके पास सेक्स ऑर्गन्स है, एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया, और वो डॉर्सल सरफेस पे ही पाए जाते हैं, ठीक है? वही अगर हम लोग बात करें वेंट्रल सरफेस की, यानी अगला पोर्शन जो कि मिट्टी के कॉन्टैक्ट में है, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे स्केल्स और राइजोइड्स है। ये दोनों टर्म्स याद रखेंगे। कहाँ क्या है यहाँ पे? राइजोइड्स है। राइजोइड्स किसको हमने नाम दिया है? रूट लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया है ना? रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो भाई रूट जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है, और वो कहाँ होंगे? निचले पोर्शन पे होंगे ना। अगर ये थैलस बॉडी है तो नीचे के साइड में ऐसे रूट होंगे जो कि उसको मिट्टी से कनेक्टेड रखते हैं। भाई जो भी कहिए है तो प्लांट ना, तो जड़ें होंगी, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो इनको मिट्टी से कनेक्टेड रखते हैं। तो वो चीज आपको राइजोइड्स और स्केल्स, ये दोनों चीजें आप इनके निचले पोर्शन पे वेंट्रल सरफेस पे पाएंगे। डॉर्सल सरफेस पे सेक्स ऑर्गन और वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक? अब स्केल्स की बात करते हैं। भाई ये स्केल्स है क्या, क्या करते हैं? स्केल्स ज्यादातर क्या करते हैं बच्चों? प्रोटेक्शन का काम है, बचाव का काम है, बॉडी को बचा कर रखेंगे। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट है? मार्जिन पे, मतलब किनारों पे। जो थैलस बॉडी है रिक्सिया की, उसके एकदम किनारों पे रिक्सिया के ये स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं, जहां पे ग्रो हो रही है जो पूरी बॉडी जहां से उगती है, ग्रो करती है, उससे स्केल्स ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, बट वन सेल थिक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक ही सेल से मिलकर बने और थोड़े थिक होते हैं। कलर जो है स्केल्स का वो कैसा होता है? वायलेट कलर का, पर्पल कलर जिसे हम कह लें, जिससे मैं आप लोग को ये सर्कल और अंडरलाइन भी कर रही हूँ, वैसे डार्क पर्पल कलर के, वायलेट कलर के होते हैं। स्केल्स का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। मैंने पहले ही बोल दिया, देखो ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? जब एक थैलस शुरू में ग्रो कर रहा है ना, तब तो यंग ग्रोइंग पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर सपोज करो जैसे हमारे ये फिंगर्स है बच्चों, तो अगर इनके टिप पर ये नहीं होता, हमारे यहाँ पे नेल्स नहीं होते, तो हमारा जो टिप है ना वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता। तो जो टिप है ना, वहां पे नेल्स होने की वजह से ना हमारा जो फिंगर्स का टिप है वो प्रोटेक्टेड रहता है। वैसे ही समझो कि ये एक थैलस बॉडी है रिक्सिया की, और इसके टिप पर स्केल्स होने का मतलब यही है कि ये इसको टिप पर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी इसको डैमेज कर सकता है, खराब हो सकती है बॉडी, थैलस ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ऐसे पे स्केल्स होना, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जैसे हमारा ये ब्रेन है बच्चों, तो ब्रेन जो है वो सारे काम को कंट्रोल करता है। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो जरूरी है कि ऐसे बॉडीज को प्रोटेक्ट करके रखे। इसलिए आप देखते हैं ये जो हमारी खोपड़ी है, क्रैनियम है, ये हमारे ब्रेन को
प्रोटेक्ट करके रखती है, वैसे ये स्केल्स इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्केल्स आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम्स में भी है। ये देखो, ये एपिकल नॉच है यानी कि टॉप पोर्शन है, और ये जो साइड साइड में आप देख पा रहे हैं डार्क पोर्शन, ये इसका स्केल्स है। निचले पोर्शन में ये जो जड़ें जैसी दिख रही है वो राइजोइड्स है, जो कि इसको मिट्टी से जोड़े रखती है। वही अगर हम इधर बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे रिक्सिया की बॉडी में ये जो स्केल्स है कुछ इस तरह के दिखते हैं, है ना। तो ये ऐसा है यूनिसेल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वन सेल के ही है, मल्टी सेलुलर है लेकिन एक ही सेल की थिकनेस पाई जाएगी। ठीक है, राइजोइड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो राइजोइड्स हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो तरह के होते हैं। कई बार ये स्मूथ वॉल्ड भी होते हैं और कई बार ये ट्यूबरक्यूलेटेड भी होते हैं। मतलब राइजोइड्स को दो हिस्से में बांटा है, स्मूथ वॉल वाले भी है और ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स भी है। अब स्मूथ वॉल वाले राइजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है, और ये हाइलिन है और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस पे। ठीक, वही ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर है ये भी, और सम पेग लाइक इनग्रोथ इनके अंदर भी देखने को मिलता है, राइजोइड्स ऑफ द सेल ऑफ दीज राइजोइड्स। और साथ ही में आप देखेंगे कि ये जो राइजोइड्स है इनका काम क्या है, राइजोइड्स का एक ही काम होता है और वो है जड़ का काम क्या है भाई, बताइए जड़ों का काम क्या है। या तो ये एक काम ये करते हैं कि ये पूरे प्लांट को मिट्टी से जोड़े रखते हैं, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह राइजोइड्स भी है। राइजोइड्स क्या करेंगे, राइजोइड्स रूट के लगभग लगभग इक्विवेलेंट माना गया है, जैसे रूट काम करता है वैसे ही रिक्सिया जैसी या ब्रायोफाइट्स की कोई भी बॉडी में राइजोइड्स काम करते हैं। तो ये भी वही काम करेंगे, ये भी क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे, बॉडी को एक जगह स्थिर रखने में मदद करेंगे। तो ये भी आप देखेंगे कि दो तरह के ये होते हैं, यूनिसेलुलर है ये, और साथ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि जड़ें होती है ना वैसे ये भी है, कुछ खास इनमें नहीं है। और फंक्शन एब्जॉर्प्शन का है, कई बार दो फंक्शन पूछ देता है कि भाई बताइए ये राइजोइड्स जो हैं ब्रायोफाइट्स की बॉडी में, इनका दो काम बताइए। तो एक तो ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट जो भी मिट्टी के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे, और दूसरा बॉडी को एक जगह फिक्स करते हैं, फिक्सेशन। तो ये दो फंक्शन आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई एक काम इनका एब्जॉर्प्शन का है और दूसरा काम इनका फिक्सेशन का है, बॉडी को एक जगह फिक्स रखने का है। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों तरह के राइजोइड्स जो है वो एक ही इमेज में आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्मूथ वॉल्ड हो चाहे वो ट्यूबरक्यूलेटेड हो। अब इसको बड़े आसानी से इधर समझा जा सकता है। स्मूथ वॉल्ड वाले आप देखेंगे तो ये राइजोइड्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये सपोज करो ये रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब इसका वॉल जो है ना वो आपको इसी तरह से रेगुलर दिखेगा, ऐसा कुछ। तो ऐसे वो आप राइजोइड्स को बोलेंगे ये स्मूथ वॉल्ड है। लेकिन अगर मैं इसी राइजोइड्स के अंदर इस तरह से ऐसे ऐसे सेक्शंस बना दूं जो कि इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहे हैं अंदर की तरफ, देखो थोड़ा रफ सा बना दिया मैंने इसको अंदर से, तो ऐसे राइजोइड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलेटेड बोलते हैं। अंदर से अगर रफ रहा, उबड़ खाबड़ रहा लाइनिंग, तो आप उसे बोलेंगे ट्यूबरक्यूलेटेड है राइजोइड। अंदर से एकदम स्मूथ रहा तो आप बोलेंगे स्मूथ वॉल्ड है। मतलब इसीलिए आप यहाँ पे डेफिनेशंस में देखेंगे इनका नाम ही इसलिए स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेटेड है। स्मूथ वॉल्ड राइजोइड यूनिसेलुलर, फाइन हेयर जैसे, ट्यूबरक्यूलेटेड भी यूनिसेलुलर है लेकिन कुछ अंदर की तरफ ग्रोथ देखने को मिलती है। इन्हीं ग्रोथ की बात हो रही है जो अंदर की तरफ ऐसे उभरे हुए हैं। तो ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी कि खाली जगह, ये जो खाली जगह अंदर की तरफ दिख रही है उसके अंदर ये ग्रोथ देखने को मिलती है जगह जगह। तब इसी तरह के राइजोइड्स को हम लोग स्मूथ वॉल ना बोल के ट्यूबरक्यूलेटेड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हो गई कि भाई ये जो इनकी पूरी बॉडी है इन पे डॉर्सल और वेंट्रल जैसे सर्फेसेस हैं, साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी बॉडी पर डॉर्सल सरफेस पे सेक्स ऑर्गन्स हैं और वेंट्रल सरफेस जो निचला हिस्सा है वहां पे रूट्स है, रूट जैसे हैं, रूट नहीं है, राइजोइड्स है, और साथ साथ में स्केल्स हैं। स्केल्स का मेन काम प्रोटेक्शन है, रूट का मेन काम एब्जॉर्प्शन और बॉडी को एक जगह फिक्स करने का है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं जो इधर देखने को मिल जाती है। अब बच्चों ये मॉर्फोलॉजी की तो बात हो गई कि रिक्सिया बाहर से देखने में कैसा है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की, यानी कि इंटरनली ये कैसा है, अंदर से इसकी पूरे थैलस बॉडी में कौन कौन से सेल और टिश्यू पाए जाते हैं। तो हम गैमेटोफाइट बॉडी की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मेन बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है। ये मैंने प्रीवियस जो 2 वीडियोस गए उसमें मैंने इसका जिक्र किया है कि भाई जो मेन बॉडी है, देखो मैंने बताया ना कि इनके पूरे लाइफ के साइकिल में, पूरे जीवन काल में इनके 2 स्टेज आएगा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंसानों के स्टेज में एक बचपन आता है, फिर हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद अडल्ट बनते हैं, फिर बूढ़े भी होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस आते हैं ना,
ऐसा नहीं है कोई ह्यूमन की कोई एक स्टेज को स्किप कर जाए, ऐसा तो कोई नहीं है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनकी बॉडी में भी दो स्टेज जरूर आएगा इनकी पूरी लाइफ में, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। अब जो मेन बॉडी है वो इनकी गैमेटोफाइट होती है, उसी से स्पोरोफाइट जो है वो बनता है। अब यहाँ पे जो भी हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात करेंगे ना वो गैमेटोफाइट वाले स्टेज में ही बात करेंगे, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो ये चीज है। अब एनाटॉमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनाटॉमी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम एक टीएस निकालते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब अगर थैलस बॉडी जो है उसको हम एक बीच से ऐसे कट कर देते हैं तो उसको हम टीएस बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। उसको हम स्टेन कर दें किससे? सैफ्रनिन से। सैफ्रनिन डार्क रेड कलर का स्टेन होता है जो कि हर बॉटनी के लैब में आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर ग्लिसरीन डालिए और फिर इसको स्टडी करेंगे तो हमें कुछ डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको एक मिल जाएगा फोटोसिंथेटिक रीजन है और दूसरा आपको मिल जाएगा एक स्टोरेज रीजन है। ठीक है, तो ये दो तरह के हिस्से हैं जो इनकी पूरी थैलस बॉडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, ये इनकी पूरी बॉडी दिख रही है। अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा फोटोसिंथेटिक रीजन है और कौन सा स्टोरेज रीजन है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर वाला रीजन है जिसपे ऐसे ऐसे ढेर सारी लाइंस है, ठीक है, ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रीजन बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक है इनकी बॉडी में, मतलब ये वो हिस्सा है गैमेटोफाइट का इनकी बॉडी में, रिक्सिया की, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें क्लोरोफिल है। और वही अगर निचले हिस्से की, इस हिस्से की बात करें, दूसरे ये वाला जो हिस्सा है, तो ये स्टोरेज रीजन है। मतलब यहाँ जो खाना है बन रहा है ना ऊपर वाली जगह पे, फोटोसिंथेटिक है, मतलब उस जगह पे खाना बनेगा, और नीचे वाला जो ये हिस्सा है वहां खाना इकट्ठा होगा, इसीलिए इसका नाम स्टोरेज रीजन है। तो ये दो हिस्से देखने को मिला। स्टोरेज रीजन के नीचे ही आप देखेंगे तो राइजोइड्स निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एनाटॉमी में अगर रिक्सिया की बात करें तो इसके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन मिलता है। एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, है ना, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, और एक ही बार में आप ये चीजें समझ जाएंगे कि भाई ये रिक्सिया कैसा है। इसके अंदर अगर ये पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में तो हमें इसे किस तरह से लिखना है, कौन से वो चीजें हैं जो हमें लिखना ही लिखना है जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले। तो फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करें तो ये कहाँ पे है? डॉर्सल वाले सरफेस पे, ऊपर के हिस्से में है, तो डॉर्सल सरफेस पे हुआ फोटोसिंथेटिक रीजन। और इसके अंदर आप देखेंगे ग्रीन टिश्यू है, क्योंकि भाई ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ग्रीन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो बताता है कि वहां क्लोरोफिल है, और जहां क्लोरोफिल है वहां लाइट एब्जॉर्ब होती है और वहीं पर खाना बनता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कहलाएगा फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसिमिलेटरी रीजन भी बोलते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां पे कुछ ना कुछ बन रहा है, एसिमिलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर की लेयर आती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमेशा ऊपर की लेयर को हम कहते हैं। ठीक है, और इसके पास एयर पोर्स है। भाई देखो, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है इनकी, इनके पास एयर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो एयर चेम्बर्स हैं ये 1 सेल थिक वर्टिकल रोज ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल से भरे पड़े। अब आप बोलेंगे ये सब क्या बोला जा रहा है? अब डायग्राम पे वापस आते हैं। देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ढेर सारी आपको ऊपर वाले रीजन जो है, फोटोसिंथेटिक जो रीजन है, वहां पे आपको ढेर सारी ऐसी ऐसी लाइंस दिख रही है, रो दिख रहा है, ऐसे जैसे आप स्केल लेकर ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, वैसे आपको लाइंस दिख रही होगी। तो ये जो लाइन है ये ऐसी नहीं बनाई गई है, ये बता रहा है कि बीच बीच में जगह, ये जो बीच की है ना ये खाली है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एयर चेम्बर है। ठीक है, और एयर पोर है, ऊपर की तरफ छेद है, एयर का पोर है जहां से ये एयर की ये चेम्बर गई है, ये जगह खाली हुई, बाकी की जगह पे क्लोरोफिल है, और ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, और इसको हमने डॉर्सल सरफेस पे देखा है कि ये पाया जा रहा है। तो ये चीज है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है भाई कि जो ये लेयर है ये पर अब एपिडर्मिस की लेयर है, लेकिन साथ साथ में एयर के पोर्स है, एयर के लिए जाने के लिए छेद है, और एयर स्पेसेस है, एयर चेम्बर बनाई गई जो वर्टिकल रो में ऐसे सीधी सीधी रो में बांटा गया है, जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है। अब ये जो वर्टिकल रो प्रेजेंट है इसके अंदर डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। भाई जहां क्लोरोप्लास्ट है वहीं क्लोरोफिल है, और जहां क्लोरोफिल है वहीं फोटोसिंथेसिस है। इन तीन चीज को, ये तीन चीजें आपस में हमेशा जुड़ी हुई है, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो ऑर्गेनल है, वो एक हिस्सा है, एक सेल है, एक सेल ऑर्गेनल है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट है जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, बीच में ऐसे थाइलाकोइड्स हैं, स्ट्रोमा लेवला है जिनको कनेक्टेड रखता है, इस तरह का कुछ आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर पिगमेंट है, और उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल का मेन काम क्या है बच्चों? लाइट एनर्जी जो है इसको खींच लेना और खींच कर इससे फूड फूड बनाना, खाना बनाने का काम है। मतलब जहां क्लोरोप्लास्ट वहां क्लोरोफिल, और जहां क्लोरोफिल वहां फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आप इन टर्म्स को अच्छे से याद रखेंगे कि ये तीनों चीजें जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, चाहे क्लोरोप्लास्ट है, और चाहे प्रोसेस चल रही है फोटोसिंथेसिस की, ये सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस रीजन को, जो अपर रीजन है डोर्सल पोर्शन पे ये रीजन है, इसका नाम ही फोटोसिंथेटिक रीजन इसीलिए पड़ा हुआ है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इन वर्टिकल रोज के बीच में क्या है? एयर स्पेसेस है या एयर चेम्बर है। अपर मोस्ट सेल जो है वर्टिकल रो का, जिसमें क्लोरोफिल सेल्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और इसीलिए ये आप देखेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है अपर एपिडर्मिस पे जहां जहां पाई जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ अपर एपिडर्मिस, अब देखो ये कंटिन्यू तो नहीं है, ये बीच बीच में गैप आ जा रहा है। किस वजह से गैप आ जा रहा है? एयरपोर्ट्स की वजह से। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे जब भी आप फोटोसिंथेटिक रीजन बता रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रिक्सिया के अंदर। ठीक, अब स्टोरेज रीजन की बात करते हैं। तो ये तो बात होगी कि अपर रीजन में क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बीच बीच में एयर चेम्बर्स पाए जा रहे हैं और खाना बनाना है। अब उसके निचले वाले हिस्से की बात करें तो इस रीजन को हमने क्या बोला भाई? इस रीजन को हमने बोला है स्टोरेज रीजन। ये जो निचला हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हमने स्टोरेज रीजन कहा है। मतलब जो भी खाना ऊपर बनेगा वो यही स्टोर होने वाला है ना। जैसे सबके घर में स्टोर हाउस होता है, स्टोर रूम होता है, ठीक है, जहाँ पे खाने को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। भाई सबके यहाँ अनाज होता है, गेहूं है, चावल है, कुछ ना कुछ है जिसको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, तो वो स्टोरेज जगह कहलाती है। रूम नहीं है तो कम से कम एक दो कंटेनर होंगे बड़े या छोटे, जिसके अंदर ग्रेन्स जो है, अनाज जो है, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब फोटोसिंथेटिक रीजन है तो स्टोरेज रीजन ये है जहाँ खाने को इकट्ठा करके रखा जाएगा। अच्छा, ये आप जो स्टोरेज रीजन में अभी आप देखेंगे साइड साइड से इस तरह से दो लाइन निकली हुई है, और कुछ नहीं, ये स्केल्स है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि भाई जो स्केल्स है ये क्या करते हैं? पूरे बॉडी को साइड साइड से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब दोनों तरफ से क्या करेंगे? इसको बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि स्केल्स है, ठीक है, तो किनारों पर ही क्योंकि ये प्रेजेंट रहते हैं। अब स्टोरेज रीजन की बात करें तो ये कहाँ पे है भाई? ये डोर्सल सरफेस पे आएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो निचले हिस्से पे है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कलरलेस सेल, मतलब यहाँ कोई कलर नहीं है। अभी ऊपर वाले फोटोसिंथेटिक रीजन में तो आपको ग्रीन कलर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। सेल्स जो है काफी क्लोजली पैक्ड है और पैरेनकाइमेटस है, यानी पैरेनकाइमा जैसे सेल्स इसमें भरे पड़े हैं। इसके पीछे भी रीजन है कि पैरेनकाइमा यहाँ क्यों है भाई? क्योंकि पैरेनकाइमा का मेन काम खाने को स्टोर करना होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्टोरेज रीजन है वहां पैरेनकाइमा सेल्स भरे पड़े हैं। और इसके अंदर क्या भाई है? अब इसके अंदर स्टार्च है, क्योंकि प्लांट्स का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च ही होता है। और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है, कोई स्पेस नहीं है जैसा फोटोसिंथेटिक में था। लोअर मोस्ट सेल जो है इस रीजन के, वो लोअर एपिडर्मिस बनाते हैं, जो कि जहाँ पे स्केल्स और राइजोइड्स होते हैं। निचले हिस्से में नीचे से जड़ जैसे निकलेगी राइजोइड, और दोनों तरफ के किनारों पर स्केल्स होगा। स्केल्स जो है मार्जिन पर है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, किनारों पर होंगे। और स्टोरेज रीजन का फंक्शन क्या है? जो इनका नाम है, स्टोरेज, खाने का स्टोरेज। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनका मेन फंक्शन है टू स्टोर द फूड मटेरियल एंड वेस्ट। जो भी खाना है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना ही इनका मेन काम होता है। तो ये था फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो चीजें हैं, किस तरह से इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, किस तरह से खाने को ये कहाँ स्टोर करते हैं, मॉर्फोलॉजी में डोर्सल पोर्शन कौन सा है, वेंट्रल पोर्शन कौन सा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे इस बीच में आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग का जो ये नवोत्भव बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। और इस बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, इसका वादा मैं लेती हूँ। चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के देख रहे हैं, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आप अप्लाई किए हो अपने कॉलेज में, चाहे आप बीएससी बायोलॉजी कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आपके लिए नवोत्भव बैच जो है इसके अंदर आपको टॉप मोस्ट हमारे मेंटोर्स हैं जो कि आपको इन रिस्पेक्टिव अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि पढ़ाएंगे। और इस कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाएगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे,
वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा और मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की, तो 3 महीने के अंदर पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा और तब तक जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक इस पूरे कोर्स को रन कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरी क्लासेस है ये हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलने वाली है। बाकी आपको कुछ क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे फ्री में भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जा रहे होंगे, तो इन वीडियोस को देखकर आप बड़े आसानी से ये देख पा रहे होंगे कि मुझे चीजें समझ आ रही हैं। और जहां तक हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत बेशक हम कह सकते हैं कि जो भी वीडियोस आप देख पा रहे होंगे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। रही बात इस पूरे नॉर्थो बैच के ऑफर प्राइस कोर्स की, तो यहाँ पे 1499 में है, आप अभी इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं DNS10 तो इसमें आपको कुछ % का ऑफ भी जरूर मिल जाएगा। ठीक, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करके आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। अब बच्चों ये तो बात हो गई कि फोटो जो मॉर्फोलॉजी है और जो एनाटॉमी है वो किस तरह से रहती है, क्या रिक्सिया के अंदर कैसा ये देखने में होते हैं, किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब रही बात इसके रिप्रोडक्शन की, तो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए हमें देखना होगा कि एंथेरिडियम कैसा है इनका शेप में, आर्चिगोनियम कैसा है, क्योंकि ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, इन्हीं के अंदर गैमेट्स बनेंगे और ये गैमेट्स पानी की मदद से फर्टिलाइज करेंगे। यही रीजन है कि ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है बच्चों, पहले लेक्चर में बताया था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, राइट। तो बाकी के और चीजों को जो रिक्सिया में आपको रिप्रोडक्शन इनके अंदर समझना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही रहेगा लेक्चर 3 में, जहां पे हमने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी रिक्सिया जैसे ब्रायोफाइट्स की बॉडी में कैसे होता है। आई होप आपको जो ये वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा, रिक्सिया को आपने अच्छे से समझा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, और अगर कोई डाउट है या क्लियर हुई चीजें तो अच्छा सा कॉमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।